श्रम संघ की मान्यता। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। श्रम संघ की मान्यता से तात्पर्य सेवा योजक द्वारा किसी श्रम संघ को अपने कर्मचारियों का प्रतिनिधि श्रम संघ स्वीकार करने तथा उसी अपने कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों पर बातचीत करने, सौदेबाजी करने तथा सामूहिक अनुबंध करने के लिए अधिकृत करने से है। मान्यता प्राप्त श्रम संघ से तात्पर्य श्रम संघ अधिनियम के अधीन पंजीकृत श्रम संघ से नहीं है। वर्तमान में भारत में श्रम संघ को मान्यता देना या देना सेवा योजक का अधिकार है, किंतु श्रम संघ का पंजीयन करना श्रमिकों का अधिकार है। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ मान्यता प्राप्त श्रम संघ नहीं होता है, किंतु प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रम संघ प्राय पंजीकृत ही होता है। जब किसी उद्योग या संस्था के श्रमिकों का एक ही श्रम संघ होता है तो सेवा योजक उसी के साथ बातचीत एवं समझौता करता है और उस श्रम संघ को सेवा योजक से सर्वोत्तम मान्यता मिल जाती है। किंतु मान्यता की समस्या तब खड़ी होती है जबकि एक ही संस्था या उद्योग में एक से अधिक श्रम संघ हो। ऐसे में सेवा योजक या सेवा योजकों के समक्ष ये समस्या खड़ी हो जाती है कि वह किस श्रम संघ को अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधि श्रम संघ के रूप में मान्यता प्रदान करे। श्रम संघ की मान्यता की विधियाँ। प्रतिनिधि श्रम संघ को मान्यता देने की दो प्रमुख विधियाँ हैं। पहली, सदस्यता सत्यापन विधि, मेंबरशिप वेरिफिकेशन मेथड। सदस्यता सत्यापन विधि में किसी प्राधिकारी द्वारा श्रम संघों की सदस्यता का सत्यापन किया जाता है तथा सर्वाधिक सदस्यता वाले श्रम संघ को प्रतिनिधि श्रम संघ के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। इस विधि के इसके पक्ष में ये तर्क देते हैं। पहला, सदस्यता शुल्क देकर सदस्यता प्राप्त करने वाले सदस्य श्रम संघ के स्थायी सदस्य होते हैं। सदस्यता शुल्क की रसीद सदस्यता का बहुत ठोस प्रमाण होती है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि श्रम संघ निर्धारित करने से श्रम संघ में राजनीति का अनावश्यक ही प्रवेश होगा जो श्रमिक हितों के विरुद्ध होगा। मजदूरी भुगतान अधिनियम में सेवा योजकों के माध्यम से मजदूरी में से सदस्यता शुल्क कटवाने की व्यवस्था है जो सदस्यता के सत्यापन का महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। दूसरी विधि है गुप्त मतदान विधि, सीक्रेट बैलेट मेथड। गुप्त मतदान प्रणाली में सभी श्रमिकों को प्रतिनिधि श्रम संघ का चुनाव करने के लिए मतदान करने का अवसर दिया जाता है। प्रत्येक श्रमिक अपनी स्वेच्छा से किसी भी श्रम संघ के पक्ष में अपना मत दे सकता है। गुप्त मतदान विधि अपनाने के पक्ष में तर्क। पहला, मान्यता प्रदान करने का ये एक प्रजातांत्रिक तरीका है। सदस्यता का सत्यापन करना बहुत ही कठिन और पेचीदा कार्य है जिसमें कई प्रकार की सूचनाएं तथा प्रलेख एकत्रित करने पड़ते हैं। मतपत्र के द्वारा कर्मचारी स्वतंत्रतापूर्वक स्वेच्छा से श्रम संघ को मान्यता देने के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। भारत में श्रम संघों को मान्यता के लिए किसी भी एक विधि को अपनाने संबंधी कानून नहीं है, अतः श्रम संघों की मान्यता में बहुत बड़ी बाधा आती है। राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 ने श्रम संघों की मान्यता की विधि निर्धारित करने का अधिकार उसके द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय राज्य औद्योगिक संबंध आयोग को सौंपने का सुझाव दिया था, किंतु ऐसे आयोग की स्थापना आज तक नहीं हो पाई है। किंतु फरवरी 1995 भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम बनाम भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ में ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें गुप्त मतदान विधि से ही प्रतिनिधि श्रम संघ निर्धारित करने एवं मान्यता देने की बात कही है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में श्रम संघ की मान्यता की समस्या कई दशकों चली आ रही है, किंतु अखिल भारतीय स्तर पर कोई स्थायी व कानूनी हल अभी तक खोजा नहीं जा सका है। हाँ, कुछ वैश्विक योजनाएं बनाकर तथा कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर कानून बनाकर इस समस्या को हल करने का प्रयास अवश्य किया है। भारत में सर्वप्रथम 1946 में तत्कालीन बम्बई राज्य की सरकार ने बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 बनाकर उसमें श्रम संघ के मान्यता संबंधी कुछ प्रावधान जोड़े थे। ये अधिनियम बम्बई राज्य, अब महाराष्ट्र नाम हो गया बम्बई का, वापस इसका नाम मुंबई हो गया है। बम्बई राज्य इसका नाम महाराष्ट्र राज्य है में आता है। कुछ उद्योगों पर लागू किया गया था। गुजरात सरकार ने भी इस कुछ संशोधनों के साथ लागू किया था। सन 1971 में इस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम बनाया गया जिसे महाराष्ट्र श्रम संघ मान्यता तथा अनुचित श्रम व्यवहार निरोधक अधिनियम 1971 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में श्रम संघों को मान्यता देने की प्रक्रिया, मान्यता प्राप्त श्रम संघों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, दंड प्रावधान आदि का उल्लेख किया है।
यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य में लागू होता है, किंतु केंद्र सरकार ने आज तक श्रम संघों को मान्यता देने संबंधी कोई कानून नहीं बनाया है। परंतु राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कमी को पूरा करने के लिए 16वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 में ने अनुशासन संहिता का निर्माण किया था। इसी संहिता में श्रम संघों को स्वैच्छिक मान्यता देने संबंधी कुछ आधार भी निर्धारित किए गए हैं। अनुशासन संहिता के अधीन मान्यता व्यवस्था। अनुशासन संहिता के अधीन श्रम संघों को मान्यता देने संबंधी प्रमुख व्यवस्थाएं की गई जो इस प्रकार है। पहली, जहां कहीं भी एक से अधिक श्रम संघ है वहां मान्यता का दावा करने वाला श्रम संघ अपने पंजीयन के बाद कम से कम 1 वर्ष से कार्य कर रहा हो। जहां केवल एक ही श्रम संघ हो वहां ये शर्त लागू नहीं होगी। संबंधित संस्था के कम से कम 15% श्रमिक उस श्रम संघ के सदस्य होने चाहिए। मान्यता के लिए सदस्य उन्हें ही माना जाएगा जिन्होंने मान्यता के ठीक पहले वाले 6 महीनों में से कम 3 माह का चंदा या सदस्य शुल्क दे दिया हो। तीसरा, कोई भी श्रम संघ अपने स्थानीय स्तर के उद्योग के श्रम संघ के रूप में मान्यता का दावा तभी कर सकेगा जबकि उस क्षेत्र के उद्योग में के कम से कम 25% श्रमिक उस श्रम संघ के सदस्य हो। चौथा, किसी भी श्रम संघ की मान्यता को 2 वर्षों में बदला नहीं जाएगा। पांचवा, यदि किसी संस्था या उद्योग में एक से अधिक श्रम संघ है तो सर्वाधिक सदस्यता वाले श्रम संघ को ही मान्यता दी जाएगी। छठा, मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि श्रम संघ को अपने क्षेत्र के उद्योग की सभी संस्थाओं के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, किंतु यदि किसी विशेष संस्था के 50% या उससे अधिक श्रमिक उस संस्था के श्रम संघ के सदस्य हैं तो ऐसा श्रम संघ केवल स्थानीय हितों वाले मामलों जैसे अपने ही सदस्यों की प्रतिवेदनों निर्माण करने के मामले को निपटा सकेंगे। अन्य सभी श्रमिक जो श्रम संघ के सदस्य नहीं हैं वे मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि श्रम संघ के माध्यम से अथवा अपने आप ही अपने प्रतिवेदनों का समाधान कर सकेंगे। सातवां, श्रम संघों का ऐसा परिसंघ जो 4 केंद्रीय श्रम संघों में से किसी से भी संबंध नहीं है को मान्यता देने पर प्रत्यक्ष विचार किया जाएगा। आठवां, मान्यता केवल उन्हीं श्रम संघों को दी जाएगी जो अनुशासन संहिता का पालन करेंगे। मान्यता की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर रिकॉग्नाइजेशन। अनुशासन संहिता के अधीन किसी भी श्रम संघ को प्रतिनिधि श्रम संघ के रूप में मान्यता देने से पूर्व श्रम विभाग का सत्यापन अधिकारी वेरिफिकेशन ऑफिसर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाता है। पहला, सूचनाएं तथा प्रलेख प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्राप्त करना। श्रम विभाग सर्वप्रथम संस्था या संयंत्र में विद्यमान सभी श्रम संघों के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है। ये सूचनाएं तथा प्रलेख सामान्यतः निम्नलिखित में से संबंधित होते हैं। विद्यमान श्रम संघ की पंजीयन संख्या, उनकी पंजीयन तिथि, उनकी कार्यकाल की अवधि जो कम से कम 2 वर्ष पूरी होनी चाहिए, होना अनिवार्य है, उनके द्वारा अनुशासन संहिता का पालन है, उसमें की गई त्रुटियाँ, उन सदस्यों की सूची जो पिछले 6 महीनों में से 3 महीनों का सदस्य शुल्क दे चुके हैं, कुल सदस्यता, उनमें सदस्यता शुल्क का भुगतान, सदस्य शुल्क भुगतान की रसीदों के प्रतिपूर्ण, लेखा पुस्तकें, बैंक खाते विवरण या पासबुक, श्रम संघ के संविधान की प्रतिलिपि आदि। दूसरी प्रक्रिया का दूसरा चरण है प्रत्येक श्रम संघ द्वारा सूचनाएं तथा प्रलेख उपलब्ध करना। यदि संस्था या उद्योग में एक से अधिक श्रम संघ है तो प्रत्येक श्रम संघ को उपयुक्त सूचनाएं तथा प्रलेख उपलब्ध करने होंगे। यदि कोई श्रम संघ इन सूचनाओं तथा प्रलेखों को प्रस्तुत नहीं करता है तो सत्यापन अधिकारी उसी 10 दिनों का समय देगा। यदि फिर भी वह इन्हें उपलब्ध नहीं करता है तो सत्यापन अधिकारी अपनी कार्रवाई आगे जारी रखकर निर्णय कर सकता है। तीसरा चरण, सूचनाओं एवं प्रलेखों की जाँच। सत्यापन अधिकारी सभी प्राप्त सूचनाओं में प्रलेखों की जांच सभी श्रम संघों के प्रतिनिधियों के समक्ष करता है। यदि एक ही सदस्य को 2 या 2 से अधिक श्रम संघों के सदस्य बताया है तो वह हेतु आवश्यक स्पष्टीकरण मांगता है। सत्यापन अधिकारी संस्था की उपस्थिति पंजिका से श्रम संघ की सदस्यता की जाँच कर सकता है। चौथा, सदस्यों की सत्यापित सूची बनाना एवं प्रदर्शित करना। सदस्यता के सत्यापन करने और उसकी जांच कर लेने के बाद सत्यापन अधिकारी प्रत्येक श्रम संघ के सदस्यों की सूची बनाता है तथा सभी के अवलोकन हेतु प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही सत्यापन अधिकारी इस पर श्रम संघों तथा सदस्यों की आपत्तियों को भी आमंत्रित करता है। नेक्स्ट, आपत्ति पर विचार करना एवं उनका सत्यापन करना। यदि कोई महत्वपूर्ण आपत्तियाँ प्राप्त होती है तो सत्यापन अधिकारी उन पर विचार करता है। इस हेतु वह कुछ सदस्यों से व्यक्तिगत साक्षात्कार भी कर सकता है। नेक्स्ट, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। सत्यापन अधिकारी सभी महत्वपूर्ण आपत्तियों को दूर कर देने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और उसकी प्रतियां सरकार तथा संस्था के प्रबंधकों दोनों को ही प्रस्तुत करता है। सामान्य सत्यापन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुरूप ही प्रतिनिधि श्रम संघ को मान्यता प्रदान कर दी जाती है, किंतु सेवा आयोग ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि अनुशासन संहिता कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है जिसके अधीन ये सत्यापन किया गया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की अनुशंसाएं।
राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 ने श्रम संघों को मान्यता देने के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की थी। जो पहली है, श्रम संघों को मान्यता किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन ही दी जानी चाहिए। उन सभी उपक्रमों में श्रम संघ को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान की जानी चाहिए जिनमें 100 या अधिक कर्मचारी हो अथवा एक निर्धारित राशि से अधिक पूंजी का विनियोग किया हुआ हो। नेक्स्ट, किसी स्थानीय स्तर के उद्योग के लिए मान्यता दावा करने वाले श्रम संघ में उस उद्योग के कम से कम 25% श्रमिक सदस्य होने चाहिए। यदि एक से अधिक श्रम संघ मान्यता का दावा करते हैं तो अधिक सदस्यता वाले श्रम संघ को मान्यता देनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिनिधि श्रम संघ को मान्यता देने के लिए आयोग ने 2 वैकल्पिक विधियां सुझाई है। प्रथम, सदस्यता का सत्यापन करके, दूसरा मतपत्र द्वारा। इन दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का उपयोग करके ही प्रतिनिधि श्रम संघ को निर्धारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिनिधि श्रम संघ को प्रमाण पत्र देने का अधिकार प्रस्तावित केंद्रीय तथा राज्य स्तर के औद्योगिक संबंध आयोग को होना चाहिए। मान्यता प्राप्त श्रम संघ को ही प्रतिनिधित्व करने, सामूहिक अनुबंध करने, कार्य समिति में प्रतिनिधि नियुक्त करने, उपक्रम के भीतर से शुल्क वसूल करने आदि का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक श्रम संघों को अपने सदस्यों के सेवा मुक्ति के मामलों का श्रम न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने की छूट दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग की इन अनुशंसाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय व राज्य स्तर पर औद्योगिक संबंध आयोग की ही स्थापित नहीं किए हैं। फलतः मान्यता संबंधी अन्य पहलुओं का भी कोई अर्थ नहीं रहा, किंतु इन अनुशंसाओं के कारण मान्यता के आधार पर विकल्प को लेकर विवाद अवश्य छिड़ गया है। कुछ श्रम संघ सत्यापन विधि का विरोध करने लगे तो कुछ मतपत्र विधि का। आज तक इस मामले में श्रम संघ एकमत नहीं है। सन 1988 में श्रम संघ तथा औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1988 संसद में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सौदेगारी परिषद के गठन का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक सेवा आयोजक को अपनी संस्था में एक सौदेगारी परिषद गठित करनी होगी। उस संस्था के सभी श्रम संघों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा उन्हें सौदेगारी एजेंट के नाम से जाना जाएगा। एक से अधिक श्रम संघों की दशा में उनके प्रतिनिधियों की संख्या उस संस्था में उनके सदस्यों की संख्या के अनुपात में निर्धारित की जाएगी। जिस श्रम संघ में संस्था के सर्वाधिक कर्मचारी सदस्य होंगे उसी मुख्य सौदाकारी एजेंट माना जाएगा, किंतु संस्था के कम से कम 40% कर्मचारी उस श्रम संघ के सदस्य होने आवश्यक होंगे। इस हेतु सदस्य की संख्या सत्यापन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अपवादजनक परिस्थितियों में मतपत्र के द्वारा भी श्रम संघ की सदस्य संख्या को निर्धारित किया जा सकेगा। इस विधेयक में श्रम संघ के मान्यता संबंधी अन्य अनेक प्रावधान भी है, किंतु आज तक सितंबर 1995 तक जो इस नियम को संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका है। ये 1995 की स्थिति है, परंतु भारत जैसे विशाल देश के लिए श्रम संघ की मान्यता हेतु एक कानून की अत्यधिक आवश्यकता है। इससे देश में श्रम संघों के बीच आपसी संघर्ष को समाप्त करने तथा सुदृढ़ औद्योगिक संबंध स्थापित करने में सुविधा होगी। मान्यता प्राप्त श्रम संघ के अधिकार। बीच में भारतीय श्रम सम्मेलन 1962 की सिफारिशों के अनुसार अनुशासन संहिता के अधीन मान्यता प्राप्त श्रम संघ के निम्नलिखित अधिकार होते हैं। पहला, चेकऑफ का अधिकार, अर्थात श्रम संघ सेवा आयोजक से अपने सदस्यों के वेतन में से सीधे ही सत्यता शुल्क या चंदा कटवा सकता है। दूसरा, परिसर के सूचना पट के उपयोग का अधिकार। तीसरा, कार्य समिति में सदस्य नामांकित करने का अधिकार। चौथा, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। पांचवां, अपने सदस्य के निलंबन, पद मुक्ति, सेवा मुक्ति आदि मामलों में सेवा आयोजक से वार्ता करने का अधिकार। नेक्स्ट, अपने सदस्य के संबंध में किसी विभाग या स्थानीय जांच में उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। नेक्स्ट, उपक्रम के परिसर में अपने सदस्यों से विचार विमर्श करने का अधिकार, किंतु इसे उपक्रम के कार्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट, अपने किसी सदस्य की परिवेदना के संबंध में सेवा आयोजक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति से मिलने तथा विचार विमर्श करने का अधिकार। आवश्यकता पड़ने पर उपक्रम के किसी भी ऐसे भाग का निरीक्षण करने का अधिकार जहां पर उपक्रम के कर्मचारी नियुक्त है। नेक्स्ट, किसी भी कार्रवाई में उपस्थित होने के लिए श्रम संघ के 2 पदाधिकारियों को छूट दिलाने एवं उन्हें अपने कार्य पर मनवाने का अधिकार। राज्य श्रम आयोग ने एक मान्यता प्राप्त श्रम संघ के अधिकारों का उल्लेख भी किया है, जो निम्नलिखित है। पहला, प्रतिनिधित्व करने का एकाकी अधिकार। दूसरा, नियोजन तथा सेवा की शर्तों में निबंधनों के लिए सामूहिक अनुबंध करने का अधिकार। नेक्स्ट, परिसर में सदस्यों से सदा शुल्क वसूल करने का अधिकार। चौथा, चेक ऑफ करने का अधिकार। कर्मचारियों के विभागीय प्रतिनिधि से संस्था के परिसर में विचार विमर्श करने का अधिकार। और नेक्स्ट, कार्य समिति, प्रेरणा निर्माण समिति तथा अन्य किसी
त्रिपक्षीय समिति में अपने प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। इस प्रकार इन्होंने राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपने अधिकार बताए हैं।